हाँ जी, देखिएगा तो ये हमारे पास में है बैकवर्ड मेथड, यानी कि इपॉक मेथड कहते हैं हम इसको। इसके अंदर क्या होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से। जैसे हम पिछले मेथड के अंदर आगे वाली डेट्स काउंट करते थे, इसके अंदर बैकवर्ड मेथड के अंदर हम पीछे की डेट्स काउंट करेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। फर्स्ट ट्रांजैक्शन से हमारी ट्रांजैक्शन तक के, मतलब जब से ट्रांजैक्शन शुरू हुई थी से अब जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसके बीच में कितना फासला है, उसके पीछे के डेज हमें कैलकुलेट करने हैं। जैसे सबसे पहले है यहां पे, सबसे पहले है यहां पे जुलाई 1, फर्स्ट जुलाई की जो हमारी ट्रांजैक्शन है। अब ये क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ओइंग टू वाई, पीछे से जो आया हुआ बैलेंस है वो वाला बैलेंस है। तो इसके जो डेज होंगे, नंबर ऑफ डेज बैकवर्ड के कितने हैं, 0 है, 1 जुलाई से 1 जुलाई, ठीक है जी, 0 डेज है। बाकी सारी ट्रांजैक्शंस के लिए आप एक डेट ले लेंगे 30 जून, इससे एक दिन पहले की डेट, क्योंकि हमें दोनों को कॉमन रखना है, दोनों सिस्टम्स को कॉमन रखना है, पहला वाला दिन काउंट नहीं करना। अगर मैं आपको यह बोलूंगा कि पिछले वाले मेथड में हम पहला वाला दिन छोड़ रहे थे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी मान भी जाओगे, लेकिन उसके बाद में फिर पेपर में खराबी हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इपॉक मेथड में आप क्या करना, जैसे ही ये बैकवर्ड मेथड आपको करने के लिए आए तो आप क्या करेंगे, एक दिन पहले की डेट ले लेंगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन से पहले की। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या थी, जुलाई 1। अब मैं डेट क्या ले लेता हूं, 30 जून। तो 30 जून से मैं ड्यू डेट के, मैंने मेरे नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं टिल ड्यू डेट, ठीक है जी, टिल ड्यू डेट, ऐसे हमने काउंट करने हैं। अब सेकंड की ट्रांजैक्शन की देखना, डेज क्या है, 15 जुलाई। तो 30 जून को छोड़ दो, 1 से चालू करो, कितने दिन हो गए, 15 दिन, 15 डेज लिखा है, ऊपर 0 डेज। 30 जून से शुरू करो, 30 दिन को छोड़, 30 तारीख को छोड़ दो, ठीक है जी, और 21 अगस्त तक कितने, 52 डेज। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम वाई, 23 अगस्त, 54 डेज हो गए 30 जून से लेकर के, यानी कि ट्रांजैक्शन डेट से पीछे के डेज काउंट करने। पहले हम क्या करते थे, आगे जाते थे, 31 दिसंबर तक जाते थे, अब हमें पीछे, बैकवर्ड मेथड है। अच्छा, इसके बाद अक्टूबर 23, बिल एक्सेप्ट किया गया है 3 महीने के लिए। 3 महीने की बाद की ड्यू डेट इसकी क्या आती है, 26 जनवरी। लेकिन 26 जनवरी नेशनल हॉलीडे होता है, इमरजेंसी हॉलीडे नहीं है, नेशनल हॉलीडे। तो नेशनल हॉलीडे में एक दिन पहले की डेट को हम ड्यू डेट मानते हैं। तो हमारी ड्यू डेट क्या हो गई, 25 जनवरी। तो हम डेज कहां से काउंट करेंगे, 30 जून से लेकर के 25 जनवरी तक कितने डेज होते हैं, 209 दिन। आगे चलते हैं, नवंबर 1, गुड्स बॉट फ्रॉम वाई, 30 जून से लेकर के 1 नवंबर तक 124 दिन। इसके बाद में दिसंबर 3, और ये भी क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज है। 3 महीने के बाद क्या डेट आती है इसकी, 6 मार्च। लेकिन 6 मार्च क्या है, संडे है, लिखा है यहां पे संडे है, तो उससे एक दिन पहले क्या आ जाएगा, 5 मार्च। तो 30 जून से 5 मार्च तक कितने दिन बनते हैं, 248 डेज बनते हैं, ठीक है जी। ये डेज और किस तरीके से काउंट करने हैं, ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मतलब यहां से इस डेट से इस डेट तक इतने दिन बनते हैं, ठीक, ओके। अब इस चीज को हमने यहां पे टेबल में लिखना है। सबसे एक एक ट्रांजैक्शन देखेंगे और लिखते जाएंगे, एक एक ट्रांजैक्शन देखेंगे और लिखे जाएंगे। ये वही वाला वैसा ही क्वेश्चन है पुराने वाला जैसे, ठीक है जी। नंबर ऑफ डेज हमने काउंट कर लिए। सबसे पहले है, पीछे से आ रहा है हमारा बैलेंस, और हमने यहां क्या लिख दिया, बुक्स ऑफ एक्स वाई इन करंट अकाउंट विद एक्स, यानी कि इन द बुक्स ऑफ एक्स वाइज अकाउंट, ठीक है। ये हमारा डेबिट और ये हमारा क्रेडिट, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हो एक दूसरे को, किसकी आवाज आ रही है, आवाज मत निकालो। कुछ पूछना तो मेरे से पूछो, साथ वाला तुम्हें कुछ गलत बता देगा, फिर क्या करेंगे, है ना। अच्छा जी, तो हमने पहली डेट क्या थी सर, 1 जुलाई।
1 जुलाई को मैंने लिख दिया टू बैलेंस बीडी, ठीक है सर। और 1 जुलाई की ड्यू डेट कुछ नहीं दी हुई तो हम ड्यू डेट 1 जुलाई ही मानते हैं। देखो मैं जनवरी लिख रहा हूं, वो जुलाई ही है, तुम्हें ऐसा दिख रहा है ना, वो 7 बना दिया मैंने फटाफट से। अच्छा, कितने डेज हमने काउंट किए थे? 0। अमाउंट कितना था सर? 600 रुपए। प्रोडक्ट करेंगे, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसको दे देते हैं ए इंटू बी। ऐसे इधर भी कर लेंगे, ए बी और ए इंटू बी, ठीक है ना। ओके जी, तो यहां पे प्रोडक्ट कितना आ गया? 0 नील। अच्छा, फिर उसके बाद में है हमारे पास में 15 जुलाई, गुड्स सोल्ड टू वाई। एंट्री क्या होगी? वाई इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो क्या यहां पे लिख सकता हूं टू सेल्स अकाउंट? नहीं, हाँ ठीक, टू सेल्स अकाउंट। कब? 15 जुलाई। ड्यू डेट कब है इसकी? सर 15 जुलाई। हमने डेज कितने काउंट किए? सर 15। बताओ जी। और अमाउंट क्या था? अमाउंट था सर 900 रुपीज। 15 इंटू 900 कितने हो जाते हैं? 13,500। ओके सर। इसके बाद में नेक्स्ट है गुड्स बॉट फ्रॉम वाई, तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, तो क्या यहां पे लिख सकता हूं? बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। और डेट डाल देता हूं 21 अगस्त, और इसकी ड्यू डेट क्या है? 21 अगस्त। और नंबर ऑफ डेज हमने कैलकुलेट किए कितने? 52, और इसका अमाउंट है 700। 52 इंटू 700 36,400, 36,400। ठीक है सर। 21 अगस्त के बाद में 23 अगस्त, कैश रिसीव फ्रॉम वाई, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ठीक है जी। ओके, तो बाय कैश अकाउंट कब लिया हमने? 23 अगस्त। अक्टूबर नहीं है, अगस्त है। ऐसा मत करो भाई, गलत मत बोलो। मैं तुम्हारे पे भरोसा करके फिर मैंने यहां पे गलत कर दिया तो काम खराब हो जाएगा। 54 डेज काउंट किए थे ना, और अमाउंट था कितना? 450 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया इसका? 24,300। ओके, अच्छा नेक्स्ट है वाई एक्सेप्टेड बिल। वाई ने बिल एक्सेप्ट किया है, यानी कि हमने बिल ड्रॉ किया होगा उसके ऊपर, क्या एंट्री हो जाएगी? बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है ना। तो क्या कर दूं? बाय बी आर अकाउंट, और डेट क्या लिख दूं सर? 23 अक्टूबर, 23/10। अच्छा जी, और इसकी ड्यू डेट क्या आ रही है? हमने निकाली थी ना, 25 जनवरी, और हमने इसके डेज क्या काउंट किए थे? 209, और अमाउंट कितना है? एक सेकेंड, और इसका अमाउंट है 300 रुपए, है ना। 300 को 209 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 62,700, ठीक है सर। इसके बाद में गुड्स बॉट फ्रॉम वाई, वाई से फिर गुड्स परचेज कर लिया हमने। परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, बाय परचेज अकाउंट कब किया था? 1 नवंबर को किया था, और 1 नवंबर ही इसकी ड्यू डेट है, और इसके डेज हमने काउंट किए 124, और अमाउंट है 950। 124 इंटू 950 1,17,800 मात्र। इसके बाद है एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन, हमने एक्सेप्ट किया है, यानी कि एंट्री क्या होगी?
वाई डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट, डेट क्या थी 3/12 और इसकी ड्यू डेट कब आएगी 5 मार्च, और इसके डेज क्या हो जाते हैं 248, मल्टीप्लाई करो और बताओ 99,200, ठीक है जी। हाँ हाँ मैंने गलत जगह लिख दी, अमाउंट कितना था 400 और प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा 99,200, ठीक है सर, नोट करो इसको फटाफट से सारे, जैसे ये हमने सब कुछ कर लिया था और अब ये स्टेप फॉलो करने हैं हमने। पहले हमें क्या करना है, रफ में मतलब अलग से जो अमाउंट कॉलम है ना उसको एडजस्ट करना है। अमाउंट कॉलम का जो टोटल है वो है 2400, डेबिट और क्रेडिट एडजस्ट किया हमने, कितना आ गया 500 रुपीज। ये अमाउंट कॉलम है दोनों, ठीक है 500 रुपीज। कहां बैलेंसिंग आ रही है बताओ, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में आ रही है। कितनी आ रही है 500 रुपीज की, ये देखो ये लिखा है 500 रुपीज, ठीक। अच्छा अब नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं, जिस टाइम पीरियड के लिए हम काम कर रहे थे उतने लास्ट में जाकर। स्टेप 2 नंबर ऑफ डेज, जितने टाइम पीरियड के लिए हमने काम किया, सारी ट्रांजेक्शन्स की। सर हमने तो ना ट्रांजेक्शन्स 1 जुलाई से 3 दिसंबर तक की है, नहीं, हमें टाइम पीरियड कब का बोला गया था 31 दिसंबर तक का। हालांकि इस मेथड के अंदर हमने बैकवर्ड डेज काउंट किए हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे पूरे 10 ईयर का, यानी कि 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड निकालेंगे। तो 31 दिसंबर तक के, यानी कि ये मैंने लिखा 30 जून से लेकर के 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड निकालना है, जिसमें से कि 30 जून को आप छोड़ दोगे तो 1 जुलाई से चालू करोगे, कितने दिन बनते हैं 184 डेज बनते हैं। और ये जो बैलेंस हमने ऊपर निकाला था ना 500, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और कितना 92,000 रुपीज आ जाएगा। अब इस 92,000 रुपीज के अमाउंट को प्लेस करना है हमने कहां पे, प्लेस द अमाउंट ऑफ 9200 इन द प्रोडक्ट कॉलम एंड बैलेंस द प्रोडक्ट कॉलम, ठीक है सर। ऊपर चलते हैं अपने पास में, यही था हमारे पास में। देखो 31 दिसंबर को हमने एंट्री बनानी है, ये ग्रीन पेन से लिखता हूं, एक सेकंड है ना बच्चों। थर्टी 31 दिसंबर, ठीक है ना, इधर ही आई थी ना बैलेंसिंग। अच्छा अब हमने यहां पे लिख दिया टू बैलेंस, और हमने जो डेज कैलकुलेट किए थे कितने, वो 184 किए थे, ठीक है ना। कब से कब तक, 30 जून से लेकर के 31 दिसंबर तक, ठीक है जी। और कितना अमाउंट था हमारे पास में 500 का अमाउंट था, जो कि हमने रफ में अमाउंट कॉलम से एडजस्ट करके किया था। 500 को हमने मल्टीप्लाई किया 184 से, ठीक है, तो हमारे पास में बैलेंस कितना आ गया 92,000 रुपीज। ये मैंने लिख दिया 92,000, ओके। अच्छा जी, बाकी सबको डैश लगा दो। अब बैलेंस करो अपने प्रोडक्ट मेथड के, प्रोडक्ट मेथड कह रहा हूं, प्रोडक्ट कॉलम का बैलेंस करके बताओ कितना अमाउंट है। 128,500 मिलाने के बाद कुछ क्या 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 92,000 को मिलाना है ना इसके अंदर।
हाँ 92,000 को करने के बाद में, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ कितना आएगा, 36,500 आएगा। हाँ तो कहाँ आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में 36,500। अब 36,500 के ऊपर हमारे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 8% के हिसाब से। ये देखो अमाउंट कितना आया, 36,500, और 36,500 के ऊपर हमारे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 8% था ना आई गेस, कितना हो गया ये, नहीं 2,000 नहीं, प्रोडक्ट बना दिया है हमने इसका, तो एक दिन का करना पड़ेगा ना, 1/365 कितना आ गया, 8 रुपए। इसको नोट कर लो पहले अच्छे से, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ₹8 आया, क्या चीज है? इंटरेस्ट का अमाउंट है सर ये, हमने वहां पे पिछले मेथड के अंदर डायरेक्ट निकाल दिया था ना, यहां पे बैकवर्ड मेथड से निकाला है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये स्टेप्स इसी तरीके से आप काम करेंगे तो गलत नहीं होगा, अपना कोई मेथड लगाएंगे तो गलती कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, और इसकी डेट भी डाल देता हूं 31/12। ठीक है जी, बाकी सारे कॉलम्स में डैश। अब हमने इंटरेस्ट निकाला था, इंटरेस्ट को अमाउंट के कॉलम में डालेंगे, क्योंकि फाइनली तो अमाउंट में से ही हमारे को रिसीव या पे करना पड़ेगा ना, पहले भी यही करते थे पिछले मेथड में। तो हमने क्या किया सर, अमाउंट में 8 रुपया लिख दिया जो मैंने निकाला है। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये मेरा फाइनल अमाउंट है ना 8 रुपए, अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। 31/12 को, और अब कर दूंगा सर बैलेंसिंग। ठीक, आपका अमाउंट क्या आएगा जी, डेबिट साइड पे 492 रुपीज, और इसको लिखूंगा क्या, बैलेंस शीट या कैश? सर अगर पे ऑफ कर दिया है तो कैश लिखूंगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ पे ऑफ करने की बात, वही वाला क्वेश्चन है ये जो कल किया था हमने लास्ट क्लास में। ठीक है ना, तो यहां पे लिख देता हूं टू कैश। अगर ये रिसीव्ड और पेड की बात नहीं हुई होती तो उस केस में मैं क्या करता, सीडी लिख देता 31/12, और अमाउंट के कॉलम में 492 रुपीज, बाकी हर जगह डैश। और यहां पे डबल लाइन लगा करके हम इसको क्लोज कर देंगे। हाँ जी, अमाउंट से कहानी शुरू हुई थी और अमाउंट पे ही आगे खत्म हुई है। एक बार फिर से देख ले। सबसे पहले तो हमने जो करना था, अपना चार्ट बनाना था ड्यू डेट्स के हिसाब से, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके हमने वो सारा काम खत्म कर लिया, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लिकेशन कहां से आती है, शुरू कहां से होती है, सर अब करना क्या है? तो अब करना ये है कि हमें ना दोनों अमाउंट के कॉलम को देखना है। सबसे पहला स्टेप अमाउंट के कॉलम को देखना है, बैलेंस करो। ठीक है, कर दिया सर, दोनों को एडजस्ट करके कितना आया, 500 अमाउंट आया, 2400 माइनस 1900 था आई गेस, है ना, तो 500 अमाउंट आ गया। ओके सर, अब नंबर ऑफ डेज काउंट करो। सर कौन से वाले नंबर ऑफ डेज, अब तो सारी ट्रांजैक्शंस खत्म हो गई हैं, जिस टाइम पीरियड के लिए तुमने ये काम किया है,
1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक। ठीक है सर, 184 डेज बनते हैं। अब वो जो अमाउंट निकाला था ना स्टेप 1 में, 500 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 184 से, और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, इसको प्रोडक्ट के कॉलम के अंदर बैलेंस कर देंगे। जितना भी अमाउंट आएगा ना, कितना आएगा, 92,000। 92,000 को हम कहां प्लेस कर देंगे, प्रोडक्ट के कॉलम में। ठीक है सर, कर दिया। अब प्रोडक्ट के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के ऊपर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल देंगे 8% एक दिन के हिसाब से, और उस इंटरेस्ट के अमाउंट को कहां लिख देंगे, अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट ही हमारे को पे या रिसीव करने हैं। और लास्ट में उसकी भी काम खत्म कर देंगे, बैलेंसिंग कर देंगे अमाउंट की। अब अमाउंट की बैलेंसिंग कर देंगे लास्ट में और लिख देंगे टू कैश या बाय कैश, एज द केस में भी। हो सकता है पे करना पड़े, हो सकता है रिसीव करना पड़े। ये किया हमने। ठीक है जी, और ये था हमारा कंप्लीट आंसर। पहले ये और फिर ये आपको दिमाग में रखनी है चीजें, ये स्टेप्स फॉलो करने। ओके, डन। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, अच्छा। ऑफ बैलेंस मेथड, बैलेंस मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास में। बेसिकली इसके अंदर हमने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है जिसके अंदर की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई थी एज अ डिपॉजिट या फिर विड्रॉ की गई थी एज अ ड्रॉइंग, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा बोल रहा है कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एक एवरेज पीरियड निकाल करके। ठीक है सर, और यहां क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि इसका नेगेटिव बैलेंस चल रहा था 85,000 रुपीज का। कब, 1/7/2021 को। 1/7/2021 को इसका नेगेटिव बैलेंस चल रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इसका प्रीवियस बैलेंस है। ठीक है जी, इसका प्रीवियस बैलेंस है, तो 1 जुलाई के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अगर कोई नई ट्रांजैक्शन हुई होती है तो उस दिन को हम काउंट नहीं करते। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। और ये सारी कैलकुलेशन हमारी इंटरेस्ट के लिए हो रही है। नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास में ना फर्दर बहुत सारी डेट्स दी हुई है डिपॉजिट्स की और विड्रॉल की। हमारी सबसे पहली डेट क्या है, 1 जुलाई। 1 जुलाई, ठीक है जी, 1/4 मत करना, 1 जुलाई है। क्वेश्चन ने जो दिया है वही रहेगा। अच्छा, 1 जुलाई से लेकर के पहली डेट इफेक्ट होने तक कब तक है, 14 जुलाई तक। फिर 14 जुलाई से नेक्स्ट डेट इफेक्ट कब हो रही है, मतलब कैपिटल के अंदर चेंज कब आ रहा है, 29 जुलाई को। फिर 29 जुलाई से चेंजेस कब आ रहे हैं, 18 अगस्त तक। और फिर 18 अगस्त से चेंजेस आ रहे हैं 9 सितंबर तक। और फिर चेंजेस आ रहे हैं 9 सितंबर से लेकर के जो हमारा लास्ट डेट होगा जहां तक हमने बनाना है, दैट इज 30 सितंबर। मैंने नहीं कहा अभी तक कि ये पॉजिटिव चेंजेस है या नेगेटिव चेंजेस है। सबसे पहले अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए कि चेंजेस कहां हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें उतने ही डेज काउंट करने हैं, इंटरेस्ट उसी के हिसाब से बनेगा। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले चेंजेस को देखना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब हमने पैसे जमा कराए हैं या हमने पैसे निकलवाए, तो डेज काउंट करने हैं। और ये इनके हिसाब से ही होगा, जैसे मैंने नंबरिंग की वैसे वैसे ही होगा। अच्छा, अब इस चीज को मैंने नीचे लिख भी दिया यहां पे। 1 जुलाई से लेकर के पहला इफेक्ट कब तक, 14 जुलाई तक। उसके बाद में 14 जुलाई से 29 जुलाई, कितने दिन बनते हैं, 15 दिन। बैलेंस के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, ठीक है। 14 जुलाई से 29 जुलाई 15 दिन। उसके बाद में 29 जुलाई, यही प्रीवियस डेट ले लेनी है। 29 जुलाई से नेक्स्ट इफेक्ट कब आ रहा है, 18 अगस्त, 20 दिन। उसके बाद में 18 अगस्त से 9 सितंबर, ये 18 अगस्त ही ली मैंने डेट।
टू 9 सितंबर, और फिर जो लास्ट डेट है उसके बाद में कहां तक की डेट, 30 सितंबर तक की, यानी कि 9 सितंबर से 30 सितंबर तक इनके डेज काउंट कर लेंगे। यहां पे 15 डेज, यहां पे 20 डेज, यहां पे 22 डेज और यहां पे 21 डेज। बस पहले इसी तरीके से चलना है। अच्छा सर ठीक है, ये डेज हमने काउंट कर लिए तरीके से, और पहले जुलाई को हमने इंक्लूड किया है क्योंकि प्रीवियस बैलेंस था, लेकिन यहां पे 14th को हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उसके ऊपर इंटरेस्ट उसके हिसाब से नहीं लगेगा, उस दिन से नहीं लगेगा, अगले दिन से लगेगा। तो यहां पे 14th इंक्लूड नहीं, नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक है जी, यही सबके साथ आगे चलेगा। हमने क्या कर लिया, नंबर ऑफ डेज काउंट कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास में नेगेटिव बैलेंस चल रहा था 85,000। देखो कैसे लिखा हुआ है, he had a debit balance of 85,000। ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 85,000, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। फर्म ने इससे लेना है, इसको देना नहीं है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट बैलेंस, समझ में आई बात? ओके, यानी कि उसका एसेट है फर्म का, ये देगा पैसे। ओके, नेगेटिव 85,000 था इसका बैलेंस, और उसके अंदर इसने सबसे पहले 1,23,000 रुपए डिपॉजिट के कॉलम में लिखा हुआ है। पहले क्या है, ये डिपॉजिट, और ये उसके बाद में विड्रॉल। तो डिपॉजिट किए उसने 1,23, 85 नेगेटिव था, उसके अंदर इसने पॉजिटिव 123 किया, तो कितना आ गया, पॉजिटिव 38। पॉजिटिव 38 हो गया अब इसका, कब, हमारे पास में क्या नाम है, 14 जुलाई के बाद से, जब से इसने डिपॉजिट कर दिया। ठीक सर, और ये रहा कब तक पॉजिटिव, कब तक पॉजिटिव रहा, जब तक ये दोबारा अपने कैपिटल को हाथ नहीं लगा रहा। अच्छा, दोबारा कब कैपिटल को हाथ लगा रहा है, 29 जुलाई तक। तो 29 जुलाई तक यही बैलेंस बना रहेगा ना। तो मैंने यहां डेट सही किए काउंट, बात समझ में आई, 29 जुलाई तक। ठीक है, कभी भी है ना, मैं एक बात बताऊं, ऐसा मत करना कि साथ के साथ अमाउंट और साथ के साथ डेट, पहले डेट्स बना लो। ये वाली चीजें जब मैंने समझाई अभी, तो मैंने इन चीजों का जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर होगा किस चीज का, ये डेज काउंट करने का। तो पहले क्या कर लो, ये डेज बना लो, काउंटिंग कर लो। अमाउंट के बारे में अगली बार फिर आएंगे, इन्हीं पॉइंट्स के अंदर जगह छोड़ करके। तो जो मैंने भी किया था, तो यहां पे इसको जगह छोड़ी थी। ठीक है जी, हमने जगह छोड़ दी। 38,000 पॉजिटिव बना रहा, कब तक, 29 जुलाई तक। 29 जुलाई को फिर इसने कुछ किया, क्या किया, विड्रॉल करवा लिए 92,000 के। पॉजिटिव 38 से अगर मैं 92 निकलवाऊंगा, पॉजिटिव 38 से नेगेटिव 92 कर दिए मैंने, यानी कि विड्रॉ कर लिया 92, तो इसका मतलब मेरे पास में 54,000 नेगेटिव हो गए, 54,000 नेगेटिव हो गए। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने इसको निकलवाया कब था, 92,000 को 29/7 को। तो 29/7 से सेम सिचुएशन बनी रहेगी, कब तक, जब तक नेक्स्ट मैं अपनी कैपिटल को इफेक्ट नहीं करता। तो नेक्स्ट कब किया था मैंने, 18। तो देखो मैंने यहां क्या लिखा, 29/7 से 18/8 तक बैलेंस कितना बना रहा मेरे अकाउंट में, नेगेटिव 54,000। ओके सर। इसके बाद 18 अगस्त से जब तक नेक्स्ट में ट्रांजैक्शन नहीं करता, तब तक सिचुएशन सेम बनी रहेगी। मैंने कब किया, मैंने 18 अगस्त को 21,000 डिपॉजिट कर दिया। तो 18 अगस्त से 9 सितंबर तक, 9 सितंबर कौन सी वाली डेट है, जब तक नेक्स्ट में इसको इफेक्ट करने नहीं आया था अपनी कैपिटल को। तो 18 सितंबर से 9 सितंबर तक, यानी कि 22 दिनों के लिए जो पुराना 54,000 था, नेगेटिव 54,000 था, उसमें मैंने 21,000 डिपॉजिट कर दिए थे। कब, 18/8 को। तो ये बैलेंस कितना हो गया था, 18/8 को कितना हो गया था, नेगेटिव 33, यानी कि प्रीवियस जो 54 नेगेटिव चल रहा था ना, उसके अंदर पैसे कुछ डिपॉजिट कर दिए और वो नेगेटिविटी घट गई।
-33 चल रहा था। अब कब तक चला होगा? जब तक नेक्स्ट मैंने इफेक्ट नहीं किया होगा। और नेक्स्ट मैंने कब इफेक्ट किया है? 9 सितंबर को। ठीक है सर। अब 9 सितंबर को मैंने कुछ किया है और पैसे निकाल लिए, तो 33 ऑलरेडी कंगाली थी, पैसे और निकाल लिए 11,500, कंगाली बढ़ गई, 44,500 हो गई। और ये बनी रही जब तक मैं नेक्स्ट इफेक्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन नेक्स्ट मैंने इफेक्ट किया ही नहीं, मेरा टाइम ही खत्म हो गया। तो मैंने यहां लिखा 9 सितंबर से 30 सितंबर तक 21 दिनों के लिए बैलेंस -44,500 बना रहा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरे बच्चों मुझे ये बता दो कि कितने टाइम पॉजिटिव बना रहा और कितने टाइम नेगेटिव बना रहा, तो हम नंबर ऑफ डेज भी लिखे हुए, हमने अमाउंट भी लिखा हो, ये कैलकुलेट कर लिया, ये लिख लिया आप लोगों ने, सबने बना लिया, ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी बना लिया, सबने लिख लिया ना? ठीक है, अब आगे चलते। हमने इस तरीके से अपने पास में बना लेने कॉलम्स। सबसे पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर का, डेबिट क्रेडिट, और फिर डेबिट ओब्लिक क्रेडिट, और नंबर ऑफ डेज, बैलेंस, नंबर ऑफ डेज, डेबिट प्रोडक्ट और क्रेडिट प्रोडक्ट। यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पे कोई डेबिट बैलेंस होगा, उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहां लिखूं, डेबिट बैलेंस में या क्रेडिट बैलेंस में? ऑब्वियसली सर डेबिट बैलेंस में लिखोगे। यहां कोई क्रेडिट बैलेंस होगा, उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करूंगा, क्रेडिट बैलेंस में लिखूंगा, यानी कि क्रेडिट प्रोडक्ट में लिखूंगा। ये लो, जरा करना कोशिश, सामने है आप लोगों के, एक बार करना कोशिश, यही करना है। यकीन मानो तुम सही कर रहे हो। कॉन्फिडेंस सबसे पहले होना चाहिए यार अपने अंदर, ऐसी बात थोड़ी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने इस तरीके से अकाउंट बनाना है, और ये अकाउंट हमने बनाया अभी। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हम लोगों ने सारे बैलेंसेस जिस डेट पे जितना अमाउंट बनता था वो हमने किया। ओपनिंग बैलेंस के हमारे डेज कितने थे? 14 थे, 1 से लेकर के 14 तक। ठीक है नहीं, 14 दिन थे। तब हमारे पास में नेगेटिव बैलेंस था। नेगेटिव बैलेंस था, डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट चल रहा था। ओवरड्राफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किसके? पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये -85 था। ठीक है। नेक्स्ट 14/7 को कुछ कैश डिपॉजिट किया गया। कितना? क्रेडिट। डिपॉजिट का मतलब क्रेडिट, यानी कि हमारी कैपिटल अब पॉजिटिव हो गई। कितने से सर? 38,000 से। -85 के अंदर पॉजिटिव 123 मिलता है, तो पॉजिटिव 38 बन जाता है। तो मैंने देखो ये क्रेडिट का सिंबल के अंदर इसको लिखा है, और यहां पे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज से। ये नेगेटिव बैलेंस के नेगेटिव डेज का नेगेटिव प्रोडक्ट, ये पॉजिटिव बैलेंस के पॉजिटिव डेज, मतलब डेज तो डेज है, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते। और समझ जाओ, और ये हमारा पॉजिटिव प्रोडक्ट आ गया। ठीक है जी। फिर हमने, अब हमारा बैलेंस कितना चल रहा था? पॉजिटिव 38। इसके अंदर से हमने 92 विड्रॉ कर लिया, यानी कि अब नेगेटिव वाला ज्यादा है, तो देखो डेबिट। कितना नेगेटिव? 54। कितने दिनों के लिए? 20 डेज के लिए। इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसके ऊपर? 10,80,000 रुपए। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब हमारा नेगेटिव चल रहा था 54। इसके अंदर हमने क्या किया? पॉजिटिव कर दिया, लेकिन इतना पॉजिटिव नहीं कर पाए कि ये पूरा हो जाए, तो सिर्फ 21 ही। तो 54 में से 21 को एडजस्ट किया, 33 अभी भी नेगेटिव है। ये मत सोच लेना कि सर ये क्रेडिट कॉलम में लिखा है तो क्रेडिट साइड पे ही आएगा। क्रेडिट प्रोडक्ट नहीं है, अभी भी नेगेटिव प्रोडक्ट ही है। तो ये नेगेटिव बैलेंस है हमारा। कितने दिनों के? कितना नेगेटिव बैलेंस है? 33,000 रुपीज। 33,000 रुपीज कितने दिनों के लिए? 22 डेज के लिए। मल्टीप्लाई किया, 726 आ गया। ठीक है सर। अभी -21 चल रहा था,
हमने फिर से और बैलेंस निकाल लिया और नेगेटिव हो गया। कितना नेगेटिव हो गया? 44,500। कितने दिनों के लिए? 21 दिनों के लिए। मल्टीप्लाई किया दोनों को, अमाउंट आ गया 934,500। और बस इसके बाद में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। जब और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, काम खत्म। लास्ट बैलेंस हमारा ये चल रहा था 44,500 नेगेटिव। अब हमने क्या किया? सब कुछ खत्म करने के बाद में ये डेबिट प्रोडक्ट और ये क्रेडिट प्रोडक्ट दोनों के अमाउंट निकाल लिए। ठीक है जी, ये दोनों के मैंने अमाउंट निकाल लिए। तो ये कितने आ गए? 39,30,500 और 570। देने और लेने वाले अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो अलग अलग है। तो हमने क्या निकाला था? डेबिट बैलेंसेस के ऊपर इंटरेस्ट रेट 10% है और प्रोडक्ट बनाया हुआ तो इसका 1/365 कर देंगे, 1076.85। डोंट राउंड इट राइट नाउ। ठीक है जी। अब हमारे पास में क्रेडिट बैलेंसेस के ऊपर है 5,70,000 का 8%, नॉट 10%। एक दिन के लिए 1/365, 124.93। दोनों को आपस में एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास में दिखाई दे रहा है कि डेबिट वाला बैलेंस थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 951.92 ज्यादा है। हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि 92 लिखा है ना, 0.92, 952 पे राउंड ऑफ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मेरी ड्राइंग्स के ऊपर, यानी कि पार्टनर ने पार्टनर की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। डेबिट है ना? डेबिट का मतलब क्या होता है? नेगेटिविटी, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पे करेगा। ठीक है सर। अब हम वापस अपनी टेबल पे आए। हमने डेबिट साइड पे, डेबिट के कॉलम में, यानी कि नेगेटिविटी वाली साइड पे ही 952 लिख दिया। अब हमने बोला सुनो, हमारे इतने बैलेंसेस थे लेने वाले और इतने बैलेंसेस थे इंक्लूडिंग दिस इंटरेस्ट देने वाले, एडजस्ट कर दिया, बैलेंसिंग फिगर आ गई 45,452। तो यहां क्या लिख दिया? ये बैलेंस सीडी है, यानी कि हमारा रिमेनिंग बैलेंस। ओके, ठीक है जी, बात समझ में आई? एक बात बताओ, हमारा लास्ट नेगेटिव बैलेंस कितना चल रहा था? 44,500। और जरा उसके अंदर 952 ऐड करना। मैं ऐड नहीं करना, नेगेटिव लिख करके ऐड मत करना, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लिख करके ऐड करो। 45,2, यानी कि ऑलरेडी हमने फॉर्म को देने थे कितने? 44,500। 44,500। अब ये इंटरेस्ट के भी देने हैं तो कितना हो जाएगा? इतना नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर की वजह से क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, ये मत सोच लेना कि ये पॉजिटिव बैलेंस है। समझ में आई बात? केवल बैलेंसिंग फिगर की वजह से वहां लिखा हूं। अच्छा जी, ये हमारे पास में जो था ये वाला मेथड भी पूरा हो जाता है। ठीक है, और इसका कुछ होमवर्क दिया जाएगा जिसको कि आपको अब करना है।